हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 7 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 6 लेक्चर्स को मिस किया है, सो मैं आपको इंडियन लॉजिक की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। कमिंग टू आज का हमारा 7th लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान को डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान का पार्ट 2 है। ऑलरेडी मैंने 6th लेक्चर में पार्ट 1 में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान को, अब उसी का ही ये पार्ट 2 है। ठीक है, और यहाँ से अगेन बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बना है ऑलरेडी। सो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। एंड कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आप में से कई सारे लोग जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 की आपने कौन कौन सी यूनिट्स अपने यूट्यूब चैनल पे कवर की हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इन चारों का ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इन यूनिट्स को ज़रूर कवर कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं उनके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये भी यूनिट्स की पूरी लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास। सो इनका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज़रूर जुड़ सकते हैं। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, अनुमान को हम इन्फरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अगेन अब ये जो क्लासिफिकेशन आज जो हम पार्ट 2 देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान का, इसमें हम क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो 6th लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अनुमान को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ व्यापत्ति। करेक्ट, आज का जो 7th लेक्चर है उसमें हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के हिसाब से अनुमान को किस टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एक है आपका स्वारथ अनुमान, दूसरा है प्रारथ अनुमान। ठीक है, एक एक करके देखते हैं दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो स्वारथ अनुमान। स्वारथ अनुमान क्या होता है, स्वारथ वर्ड से ही समझ में आ जाता है, मीनिंग आ जाता है कि जब भी हम खुद को कुछ समझाना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ इन्फर कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम स्वारथ अनुमान कहते हैं। जब हम सेल्फ की बात करते हैं, खुद की किसी बात में इन्फरेंस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वारथ अनुमान कहते हैं। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको पहले भी कराया था, जब मैंने अनुमान आपको समझाया था 4th या 5th लेक्चर में, तभी भी यही एग्जाम्पल समझाया था कि अगर कोई पर्सन क्या देख रहा है, धुआं देख रहा है, तो उसको याद आ जाता है कि धुआं और आग का तो यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोलता है कि जहाँ जहाँ पे धुआं होगा वहाँ पे आग होगी ही होगी। हमने ये एग्जाम्पल पहले देखा था अनुमान, जब मैं आपको मीनिंग समझा रही थी। तो अगेन स्वारथ अनुमान के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल वही दिया है कि आप खुद को कैसे बता रहे हो कि वहाँ पे धुआं है तो आग होगी, जस्ट बिकॉज कि आपने यूनिवर्सल रिलेशन देखा हुआ है, आपने अपने किचन में देखा है कि धुआं निकलता है, कब निकलता है, जब वहाँ पे आग लगी हुई होती है। तो वैसे ही वो पर्सन भी जब हिल पे धुआं देखता है तो वो खुद को स्वारथ अनुमान लगा देता है, खुद को समझा देता है कि ठीक है यहाँ पे धुआं दिख रहा है, मतलब पक्का उस हिल पे आग लगी ही होगी। ठीक है, आई होप सबको ये एग्जाम्पल फिर से रिवाइज हो गया। एंड अगेन ये किसका एग्जाम्पल है, स्वारथ अनुमान का ही एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद की कन्विक्शन लगा रही हूँ, खुद की इन्फ्रेंस कर रही हूँ, खुद को समझा रही हूँ कोई चीज़। ठीक है, कमिंग टू इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है प्रारथ अनुमान। प्रारथ अनुमान क्या होता है, जब आप दूसरों को करते हो, दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं प्रारथ अनुमान। स्वारथ अनुमान में क्या था, हम खुद को कन्विंस कर रहे हैं,
प्रारत अनुमान में क्या है, हम दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रारत अनुमान। और जब भी आप प्रारत अनुमान करते हो, यानी जब भी आप दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने स्वारत अनुमान का जो एग्जाम्पल देखा था कि जहाँ जहाँ पे धुआं होगा वहाँ वहाँ पे आग लगी हुई होगी पक्का, इस एग्जाम्पल में जो 5 मेंबर्स थे सिलॉजिज्म के, वो पांचों ही मेंबर्स प्रारत अनुमान के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आप पूछोगे मैम कौन से हैं 5 मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म, तो उसके लिए मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी 5 मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म समझा चुकी थी। प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगमना, ये पाँचों के पाँचों मैंने वहाँ पर डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया था, करेक्ट। तो प्रारत अनुमान के केस में क्या होता है, ये पाँचों के पाँचों जो मेंबर्स हैं सिलॉजिज्म के, ये काम आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों को कन्विंस करते हो तो आप पांचों चीज़ों को लेके चलते हो। पहले तो आप प्रतिजना बनाते हो, यानी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। सेकेंड चीज़ आप क्या देते हो, सेकेंड चीज़ आप करते हो हेतु, यानी उसके पीछे हाइपोथेसिस के पीछे रीज़न देते हो सामने वाले को। थर्ड चीज़ आप क्या देते हो, आप उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके सामने वाले को समझाते हो। फोर्थ चीज़ क्या होती है, उपन्याय। उपन्याय यानी रिकन्फर्मेशन, आप सामने वाले को एक बार फिर से रिकन्फर्म करा देते हो। एंड फिफ्थ एंड लास्ट आप क्या कर देते हो, निगमना, यानी कि कंक्लूजन। तो जब भी आप प्रारत अनुमान की बात करते हैं हम, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप दूसरों को कन्विंस करने की बात करते हो, तो जो पांचों मेंबर्स हैं सिलॉजिज्म के, वो पांचों के पांचों मेंबर्स आना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ क्लियर है। अगर किसी ने 5 मेंबर्स नहीं देखे हैं सिलॉजिज्म के, तो लेक्चर नंबर 5 को देख के आइए, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया था। अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, एंड यहाँ से इस स्लाइड से भी क्वेश्चन कई बार बना है, कि जब भी आप स्वारत अनुमान की बात करते हो, यानी जब आप खुद को कन्विंस करने की बात करते हो, तो उस केस में क्या होता है, उसमें जो 5 मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म है, उसमें से या तो फर्स्ट 3 आने चाहिए या तो लास्ट 3 आएंगे तो भी चलेगा। यानी अगर मैं खुद को कन्विंस कर रही हूँ तो फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ द सिलॉजिज्म, फर्स्ट 3 यानी कि प्रतिजना, हेतु और उदाहरण, ये होंगे तो भी मैं खुद को कन्विंस कर लूँगी, या तो लास्ट 3 यानी कि उदाहरण, उपन्याय और निगमना, इन दोनों में से कोई भी 3 होंगे तो मेरा काम चल जाएगा। या तो फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म या तो लास्ट 3 मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म, इन दोनों में से कुछ भी होगा तो वो खुद को कन्विंस करने के लिए कम्प्लीटली ओके है, स्वारत अनुमान के लिए कम्प्लीटली ओके है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रारत अनुमान की बात करेंगे, तो पांचों मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म कंपल्सरीली हमें यूज़ करने होंगे ताकि हम दूसरों को इजीली कन्विंस कर सके। जैसे कि पांचों मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म कौन से थे, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय, निगमना, ये पांचों के पांचों मेंबर्स कंपल्सरीली यूज़ होने चाहिए। कब? जब आप दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आपको याद रखना है, स्वारत अनुमान के केस में क्या होता है, फर्स्ट 3 या तो लास्ट 3 मेंबर्स ऑफ द सिलॉजिज्म, और प्रारत अनुमान के केस में क्या होता है, ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ सिलॉजिज्म आर कंपल्सरी, सो दैट आप दूसरों को कन्विंस कर सको। ठीक है, आई होप सबको ये भी चीज़ अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।